नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 फरवरी से हमने यूपी बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। इन ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और इस ऑनलाइन क्लासेस में हम यूपी बोर्ड के संपूर्ण सिलेबस को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी विलयन क्या है, विलयन के घटक क्या है और विलयन विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार हैं। ये टॉपिक हमने हमारी पहली क्लास में कवर कर लिए हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं विलेयता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में कि विलेयता है क्या। विलेयता क्या है भाई, हमने बताया था कि हमारे विलयन के दो घटक, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। विलेय को हम विलयन में घोलते हैं। अब हमें यह देखना है कि अगर हमने हमारे विलायक की मात्रा 100 ग्राम ले रखी है तो इस 100 ग्राम विलायक में हम कितना विलेय घोल सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने विलायक कितना लिया है 100 ग्राम और इस 100 ग्राम विलायक में हम कितना विलेय घोल सकते हैं। जितना विलेय हम उसमें घोल सकते हैं उस विलेय की मात्रा को हम कहते हैं विलेयता। कंफर्म है? मतलब विलेयता क्या है? तो किसी भी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती है उसे हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो देखिए विलेयता क्या है, तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकती है, घोली जा सकती है उसे उस विलेय पदार्थ के विलेयता कहते हैं। कंफर्म है कि विलेयता क्या है? तो हमारे विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकेगी उसे हम उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब इस विलेयता के आधार पर हमें हमारे विलयन का वर्गीकरण, मतलब अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई विलेयता के आधार पर विलयन है कितने प्रकार। वैसे तो अगर हम बताएं तो विलयन है 3 प्रकार के। पहला है असंतृप्त विलयन, दूसरा है संतृप्त विलयन और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो फिर हम कह रहे हैं कि विलयन कितने प्रकार के हैं विलेयता के आधार पे? 3 प्रकार के, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अब हम इन पे चर्चा करें, एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, जैसे हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का है रोहित राज। बात की जाए उसी की कि ये रोहित राज भोजन करने बैठा है,
किसी कारणवश अभी उसने भोजन करना शुरू ही किया है और उसे भोजन करना छोड़ के कोई काम करना पड़ेगा। उसने भरपेट भोजन तो किया नहीं, मतलब अभी अगर उसे मौका मिलेगा तो वो दोबारा भोजन ग्रहण करेगा, क्योंकि वो संतृप्त नहीं है। उसे जितना भोजन करना था उतना भोजन उसने ग्रहण नहीं किया है। लेकिन अगर रोहित राज खाना खाने बैठा और भर पेट खाना उसने खाया, भर पेट खाना खा लिया उसने, फिर भोजन करके उठा है, कोई मित्र कहे कि भाई रोहित राज और खाना खा लेते, तो अब वो खाना नहीं खाए, क्योंकि वो संतृप्त है। जितना भोजन वो कर सकता था उतना भोजन उसने कर लिया है। अब मान लीजिए कि रोहित राज भोजन करने बैठा, भर पेट भोजन उसने किया, तब तक उसका कोई रिश्तेदार आया, मान लो उसके फूफा जी आ गए। फूफा जी मिठाई लेके आए, इसने देखा कि भाई फूफा जी जो मिठाई लेके आए हैं वो मिठाई तो बड़ी टेस्टी है, पेट भरा हुआ है, लेकिन अभी भी दो चार मिठाई ही खा जाए। संतृप्त था, लेकिन संतृप्त होने के बाद भी इसने दो चार मिठाई खा ली। अब ये अति संतृप्त हो गया, पेट अब फूल गया, ये अति संतृप्त हो चुका है। तो ये तीन कंडीशन है हमारे पास, एक असंतृप्त वाली, एक संतृप्त वाली और एक अति संतृप्त वाली। असंतृप्त क्या है कि किसी विलायक में हम जितना विलय घोल सकते हैं उतना विलय हमने घोला नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो और विलय हम घोल लेंगे। मतलब जितना विलय हम घोल सकते थे उतना विलय हमने इसमें घोला नहीं है, अभी हम आवश्यकता पड़ेगी तो और विलय घोल ले। संतृप्त विलय, जितना विलय हम घोल सकते थे उतना विलय हमने घोल लिया है, अब हम और विलय इसमें नहीं घोल सकते। अति संतृप्त, जितना विलय घोल सकते थे उससे ज्यादा विलय हमने घोल दिया, लेकिन भाई जितना विलय घोल सकते थे उससे ज्यादा तो विलय हम घोल नहीं पाए, ये हमारे सामान्य परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं। अब अगर हम ज्यादा विलय घोलना चाहते हैं तो हमें हमारे परिस्थितियों में बदलाव करना, ताप दाब इन परिस्थितियों में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे हम चीनी का सीरा बनाते हैं, चीनी की मात्रा वहां ज्यादा होती है, चीनी सामान्य परिस्थितियों में जल में घुलती नहीं, लेकिन जैसे ही उसे गर्म करते हैं चीनी बड़ी आसानी से घुल जाती है। तो ये जो अति संतृप्त विलयन है ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं बनते हैं, इन्हें बनाने के लिए ताप और दाब के उचित परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। कंफर्म है? तो डेफिनेशन दी जाए कि भाई संतृप्त विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, मतलब हम चाहें तो अभी और विलेय इसमें मिला सकते हैं। अब बात करें संतृप्त विलयन की, तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता के
बराबर होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, नहीं घोली जा सकती। आप इस संक्षिप्त विलयन पे चले तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक होती है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये विलयन ताप तथा दाब की उचित परिस्थितियों में निर्मित होते। तो ये है साथियों विलेयता के आधार पर हमारे विलयन का वर्गीकरण। साथियों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ साथ जरूरी है कि आप इसका एक नोट्स तैयार करते चलें। नोट्स तैयार करने के लिए आप हमारे द्वारा इस लिखी गई सामग्री का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इस नोट्स को एक बार रिवाइज कर सकें। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में सुविधा। तो अब हमारा अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब टॉपिक पे चलें, देखते हैं कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या। विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। सबसे पहला कारक है ताप। देखिए भाई ताप हमारे विलेयता को प्रभावित करता कैसे। हम जब भी किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलेंगे तो 2 प्रकार की क्रियाएं पॉसिबल है। एक या तो वो ऊष्मा शोषी क्रिया दे या फिर वो ऊष्मा छेपी क्रिया दे। ऊष्मा शोषी क्रिया का मतलब कि जब हम उसे जल में घोलें तो वो ऊष्मा अवशोषित करे। वो ऊष्मा क्या करे? अवशोषित करे। ऊष्मा छेपी क्रिया का मतलब कि जब हम उसे जल में घोले तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करे। तो जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसे संचालित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। वो ऊष्मा एब्सॉर्ब करेगी, उसे ऊष्मा अवशोषित कर। और हम तो ऊष्मा दे रहे हैं, हम तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी आवश्यकता पूरी हो रही है। मतलब जो ऊष्मा शोषी क्रिया देगा उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जो ऊष्मा छेपी क्रिया दे रहा है मतलब जब वो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो अभिक्रिया होगी। और हम तो ऊष्मा उत्सर्जित होने ही नहीं दे रहे, हम तो लगातार टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या विलेयता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी बढ़ेगी जो ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, उनकी विलेयता घटेगी जो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर के लिए क्या कंडीशन है कि वे पदार्थ
जो जल में या जल की जगह पे कोई भी विलायक हो सकता है, जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, किंतु वे पदार्थ जो जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। कंफर्म है कि जो ऊष्मा अवशोषित करेंगे उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, और जो ऊष्मा उत्सर्जित करेंगे उनका ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब देखिए कि विलेय और विलायक की प्रकृति इसे कैसे प्रभावित करेगी। हमारे जो विलेय और विलायक ये है दो प्रकार, एक है ध्रुवीय और दूसरा है अध्रुवीय। ध्रुवीय वो है जो आयनित होते हैं, जैसे हम कहें HCl, ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। हम कहें NaCl, ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो अगर हमारा विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तो दोनों की प्रकृति समान है, तो विलेयता बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारा विलेय अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय, जैसे हम सुक्रोज ले लें, फ्रक्टोज ले लें, ये आयनिक नहीं होते, ये अध्रुवीय विलेय है। इन्हें हम किसी ध्रुवीय विलेय में घोलने का प्रयास करें तो ये आसानी से नहीं घुले। जैसे एग्जांपल दें, पानी लें, पानी में नमक डालें, पानी आयनित होता है H प्लस OH माइनस, और नमक मतलब NaCl, ये भी आयनित होता है Na प्लस Cl माइनस। दोनों ध्रुवीय हैं। जैसे ही पानी में हम NaCl डालेंगे ये तुरंत घुलेगा, विलेयता ज्यादा है इसकी। लेकिन हमने पानी लिया, ध्रुवीय विलायक है, इसमें हम चीनी डाल, चीनी और ध्रुवीय पदार्थ, क्या चीनी डालते ही चीनी घुल जाती है? नहीं। मतलब अगर हमारे विलेय और विलायक की प्रकृति समान है तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन अगर हमारे विलेय और विलायक की प्रकृति भिन्न भिन्न है तो विलेयता घटेगी। तो विलेय और विलायक की प्रकृति में क्या कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान होने पर विलेयता बढ़ती है, जबकि विलेय तथा विलायक की प्रकृति विपरीत होने पर विलेयता घटती। अब जो तीसरा टॉपिक है, जो तीसरा कारक है, ये तीसरा कारक है हमारा सम आयन प्रभाव। तीसरा कारक है सम आयन प्रभाव। ये सम आयन प्रभाव हमने 11th में भी पढ़ा। सम आयन प्रभाव क्या है
कि अगर हम किसी पदार्थ को घोलने का प्रयास कर रहे हैं किसी विलायक, और उस विलायक में विलेय के समान प्रकृति का कोई आयन पहले से उपलब्ध है, तो ये आयन हमारे घोले जाने वाले पदार्थ के आयन के घुलने का विरोध करता है। इसका हमने उपयोग किया था धातुओं के शोधन। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल है, इस जल में हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को, और हमने इसमें पहले से थोड़ा सा NaCl मिला रखा, तो ये Na+Cl- है हमारे पास। अब ये टूटेगा तो 2Na+ और CO3 डबल माइनस, इसमें Na+ आयन मुक्त होना है और इस विलयन में पहले से Na+ आयन उपस्थित है। ये Na+ आयन इस सोडियम आयन के घुलने का विरोध करेगा, मतलब विलेयता हमारी क्या होगी, घटेगी। ये सम आयन प्रभाव, मतलब अगर किसी लवण को हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं तो सम आयन की उपस्थिति में उसकी विलेयता क्या होती है, घटती। ये हमारे सम आयन प्रभाव। तो सम आयन प्रभाव को डिफाइन करें कि सम आयन प्रभाव क्या है। तो हमारे विलयन में सम आयन की उपस्थिति में विलय लवणों की विलेयता घटती है, और यही सम आयन प्रभाव। किसी को किसी टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कंफ्यूजन पर एक नया वीडियो अपलोड करके आपकी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो साथियों, जय हिंद।